हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इडुटेरिया का 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होगा। दोस्तों आपको पता है कि हर सेट में 50 क्वेश्चन रहता है। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको जो है कुछ इसमें फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए अपने टॉपिक की ओर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो कौन सा नागरिक भारतीय नेवल को यानी कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में जो प्रदत्त मूल अधिकार है वो भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और अनुच्छेद 16 में जो प्रदत्त मूल अधिकार है वो भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और अनुच्छेद 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त मूल अधिकार है वो भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है, अर्थात राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 4 वर्षों का होता है, और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। और राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वक्त पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक जो है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को जो राज्यसभा है वो अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है दोस्तों। तो 14 दिन तक। कितने दिन तक धन विधेयक का जो राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन। तो बिल्कुल ए बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब क्या हो। तो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण क्या हो, और लगातार 10 वर्ष उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहो। इनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो आपका जो पहला ऑप्शन सही है कि कम से कम वो भारत राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण क्या हो, और लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहो। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आयोग उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो वो केवल 2 माह के भीतर होना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। 2 माह के भीतर होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो अविश्वास जो प्रस्ताव था दोस्तों 1963 यानी कि 1963 में लाया गया था। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को परिवर्तन करने के लिए किन अनुच्छेद में उत्पन्न किया गया है। तो अनुच्छेद 37 में उत्पन्न किया गया। किसमें। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उत्पन्न किया गया है। तो अनुच्छेद 37 में उत्पन्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। चलैया समिति का गठन जो हुआ था किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन जो हुआ था 1991 यानी कि 1991 ईस्वी में हुआ था। चलैया समिति का गठन जो हुआ था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। तो कोको उत्पादन से दोस्तों भूरी क्रांति जो है, निम्न में से कौन सा क्रांति किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। भूरी क्रांति से। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से उसे क्या कहा जाता है। इस प्रकार के मनी को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की मनी को हॉट मनी कहते हैं। इस प्रकार की मनी को क्या कहते हैं। हॉट मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। कौन करता है। तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य जो होता है FRI अनुमोदित करता है, वो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो है, वो सहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो असहयोग आंदोलन में जो शामिल नहीं है कि सरकारी वाहनों से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन में ये शामिल नहीं है कि असहयोग सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी है। और दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो दांडी मार्च की जो समाप्ति हुई थी दोस्तों, दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी।
6 अप्रैल 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि दांडी मार्च की समाप्ति जो हुई थी किस तिथि को हुई थी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 23 मार्च को नहीं हुआ था। बाकी जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है कि चोरा चोरी घटना 5 फरवरी को हुआ था 1922 को, द्वितीय गोलपिल्लन सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, जबकि दांडी मार्च 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। तो 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया था। कब किया था दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था, 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो 1829 के नियम 17 द्वारा 1829 के नियम 17 द्वारा, जो कि आपका बी नंबर सही है। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था कब किया गया था, 1829 के नियम 17 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहवाइयों के विरोध कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। तो बहवाइयों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को दिया जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। आपका फर्स्ट बी नंबर सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि बहवाइयों को विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो पल्लव वंश था वो शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय राजवंश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो पल्लव वंश शामिल नहीं था। बाकी पाल वंश शामिल था, राष्ट्रकूट वंश शामिल था, प्रतिहार शामिल था और पाल वंश शामिल था। बाकी पल्लव वंश शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों को किस दिशा में रखे मिले हैं, तो कौन सा दिशा में, उत्तर दिशा में। शवों को दफनाने सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जो दफनाने का अवशेष मिले हैं इसमें शवों को किस दिशा में रखे मिले हैं, तो उत्तर दिशा में मिले हैं। कौन सा दिशा में, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्मों को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई है। तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की यानी कि केवल की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई है, तो रिजुपालिका नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मकलीपुत्र थे। कौन थे, मकलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय को निम्न में से कौन संस्थापक थे, तो मकलीपुत्र थे। कौन थे, मकलीपुत्र। किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापना कला या स्वर्णिम काल कहा जाता है। किस मुगल शासक के काल को स्थापना कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो शाहजहां के शासन काल को स्थापना कला या स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर बिल्कुल सही है कि किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापना कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो शाहजहां के शासन काल को स्थापना कला या स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि मुगल काल में मुअत्सिब कौन था। तो मुगल काल में जो मुअत्सिब था वो आचरण अधिकारी था। कौन था, आचरण अधिकारी। आपका ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी। दीवान ए अर्ज दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज किस भाग से संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था। कौन सा विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज जो था किस विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बसावन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बसावन व दसबंध किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। जो थे दोस्तों बसावन व दसवन जो थे वो अकबर के शासनकाल के दरबारी चित्रकार थे। अकबर में एक बेजू बावरा भी एक दोस्तों अकबर में तानसेन भी एक संगीतकार आया था। किसके शासनकाल में, अकबर के काल में। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो नरोरा जो है दोस्तों, नरोरा उत्तर प्रदेश में है जबकि कुंडलवल कर्नाटक में नहीं है। काकरापारा जो है गुजरात में है। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आपका कुंडलवन जो है कर्नाटक में नहीं है। बाकी नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में। तारापुर है महाराष्ट्र में।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो 38वीं जो समांतर रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है, तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। कौन? 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा दोस्तों किन दो देशों के बीच है, तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। 29 क्वेश्चन दोस्तों, 29 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो जो जलने पर ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए वो अच्छे गुण का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे गुण नहीं है, अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो जलने पर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छे गुण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची को मिलाइए, फर्स्ट सूची को सेकेंड सूची से मिलाइए। तो विटामिन B7 की कमी से दोस्तों बालों का झड़ना होता है, विटामिन C की कमी से बालों का झड़ना होता है, और विटामिन 12 का काम है पर्णाशी रक्ता होना। विटामिन फिर से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि विटामिन B7 का जो काम है वो क्या होता है, बालों का झड़ना। विटामिन C का क्या काम होता है, बालों का झड़ना, जबकि विटामिन B का क्या काम होता है, पर्णाशी रक्ता होना। और विटामिन ई का जो काम है दोस्तों बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन बी का जो है बांझपन होना, और विटामिन के का जो ना रक्त को थक्का जमने में मदद करना। फिर से एक बार क्वेश्चन दोस्तों कि विटामिन B7 का जो काम होता है वो बालों को झड़ता है, और विटामिन 12 का जो काम है वो पर्णाशी और रक्ता होता है, और विटामिन ई का जो काम है वो बांझपन उत्पन्न करता है, जबकि विटामिन के का जो काम है वो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। कौन? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है दोस्तों वो गैलेक्टिक इकाई है। कौन सा है? गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। तो वर्णदता एक ऐसी बीमारी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, यानी कि महिला में कम होता है और फीमेल में मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। कौन दोस्तों? वर्णदता एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि पुरुषों की संख्या में महिलाओं में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और निम्न ये में से यह किसका वहन करता है। तो ऑक्सीजन का वहन करता है। किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो ऑक्सीजन का वहन करता है। किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या है दोस्तों? वो गुप्त उष्मा है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव, यानी कि बिना तापमान में बदलाव परिवर्तन होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या दोस्तों? वो आपका ऑप्शन नंबर 4 गुप्त उष्मा है। फिर से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। बाकी दोस्तों आपका केंद्रिका में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, और हरित लवक में पाया जाता है। जबकि किस अंगों में, कोशिका अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो जीव द्रव एक ऐसा है उस कोशिका अंग जिसमें कि न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो जंतुओं के जो है यकृत एवं गुर्दे वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि मछली का तेल जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। पालक भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, और आम भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो जंतुओं एवं यकृत के गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। बाकी मछली का तेल, पालक और आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सूची से मिलाइए। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और विद्युत प्रवाह का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और बल का जो दोस्तों होता है न्यूटन, और पावर का दोस्तों वाट होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, जबकि विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, और बल का न्यूटन होता है, और पावर का दोस्तों वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। तो लिथियम जो है सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। लिथियम जो है दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यह एक जो है प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
और दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है निम्न में से कौन सा तय करता है। तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। जितना इलेक्ट्रॉन की होगा उतना रासायनिक गुण ठीक रहेगा। देवप्रयाग निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है दोस्तों भागीरथी अलकनंदा पर स्थित है। देवप्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा पर स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी जो है अलकनंदा पर स्थित है। और निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीच गुजरती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। आपको कर्क रेखा का एक ट्रिक आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि मित्र पर गमछा झाड़। ये क्वेश्चन का आप ट्रिक बताते हैं दोस्तों कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो इसका दोस्तों इस राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो मौसमी से हो गया मिजोरम हो गया दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, और पो से हो गया पश्चिम बंगाल, पो से हो गया पश्चिम बंगाल राजस्थान, और गो से गुजरात हो गया, मो से मध्य प्रदेश हो गया, और छो से हो गया छत्तीसगढ़, और झुआ से हो गया दोस्तों झारखंड। इन सब राज्यों से जो है कौन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि मित्र पर गमछा झाड़। तो कौन सा राज्य कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो निम्नलिखित में जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों वो गुजरात में नहीं है। बाकी आपका 3 ऑप्शन जो बच रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और सीमालीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। बाकी जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अगुलहास जो है महाशीत जलधारा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो प्रशांत ऑफ फायर में रिंग ऑफ फायर जो होता है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। बाकी आटाकामा जो चिली में है, थार भारत में है, और तकलामकान कहाँ पे है? चीन में है। तो तकलामकान कहाँ है? चीन में है, थार भारत में है, अटाकामा चिली में है, जबकि गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। तो गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति की कुछ समय के लिए बेरोजगार होना किसका उदाहरण है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो केवल 1 और 2। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2। अब दोस्तों इसका जो एडुटेरिया का सामान्य तत्व होता है वो भी मैं इसको तेजी से खत्म कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको याद रख बोलना पड़ेगा, आपको हमारे साथ बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो आप दोस्तों बोलिएगा योग का जो प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। और न्याय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? न्याय के जो प्रवर्तक थे वो गौतम थे। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। और सांख्य के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? कपिल। सांख्य के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? कपिल। सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। और चवार का प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? चारवाक। और वैशेषिक का जो दोस्तों था वो कनाद था। वैशेषिक का तो कौन था? कनाद। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बदनारायण। एक बार फिर से दोस्तों आपको रिपीट करना है। योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय के कौन थे? गौतम। सांख्य की कपिल। चरवाक के चारवाक। वैशेषिक का कनाद। और वैशेषिक का कनाद। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा का बदनारायण।
उसी तरह विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों वो मखलिपुत्र गोसाल थे, और निश्चयवादी के संजय वेठलीपुत्र थे, और भौतिकवादी का पकुत कच्चायन, और घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप। आपको फिर से एक बार रिपीट करना दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखलिपुत्र गोसाल थे। कौन थे? मखलिपुत्र गोसाल। और निश्चयवादी का संजय वेठलीपुत्र, और भौतिकवादी का पकुच कच्चायन, और घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की आप अगर चाहते हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक एडुटेरिया का जो है सेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिले, तो वीडियो को दोस्तों आप फ्रेंड के साथ या दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप जब शेयर करेंगे तो मेरा हौसला जो है और बढ़ता आगे की और टॉपिक बनाने के लिए। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।